अगर कभी ऐसा हो जाए कि बाहरी दुनिया से आए कोई जीव यानी कि एलियंस हमारी पूरी धरती को अपने कब्जे में कर लें और वो हमसे इतने ज्यादा ताकतवर और इतने ज्यादा होशियार हों कि हम उनके आगे एकदम कमजोर और बौने पड़कर रह जाएं, तो जरा सोचिए क्या होगा। पूरी धरती के लिए ये कितना बड़ा संकट होगा और इस संकट से हम लोग भला निपटेंगे कैसे। इसी बात की कल्पना की है हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने अपनी इस कहानी में, जिसका नाम है वायरस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइफाई कहानी है जिसकी बैकग्राउंड है आज से 25-30 साल बाद की दुनिया, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज के ज़माने से सैकड़ों गुना ज़्यादा एडवांस्ड दुनिया। और इतना ज़्यादा एडवांस्ड होने के बाद भी एक दिन ऐसा आता है जब किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणी हमारे लिए एक ऐसा खतरा बन जाते हैं जिनके आगे हमें घुटने टेकने पड़ते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है और आखिर में जीत किसकी होती है, यही सब जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है वायरस। बाल्टीमोर में जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी का खुशनुमा सा कैंपस में ही एक मामूली सी दिखने वाली इमारत, और इस इमारत में था स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, जिसे सन 1981 में बनाया गया था। इस इंस्टीट्यूट ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। कई बार टालने के बाद आखिरकार सन 1990 में हबल टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ा गया था। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट अब 75 साल का हो चुका था और हबल सीरीज में 3rd जनरेशन के टेलीस्कोप HST-3 के डेवलपमेंट में जुटा हुआ था। सन 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से दुनिया का परिचय कराया था, जिससे स्पेस को देखने के काम में क्रांति सी आ गई थी। पहले हबल टेलीस्कोप को बनाते समय भी वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद प्रकट की थी कि इससे भी वैसी ही क्रांति आ जाएगी। उस उम्मीद को याद करके जूलियो रेंजा के चेहरे पर आज भी मुस्कान आ जाती थी। असल में हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों का पर्दाफाश करने में एक बड़ा उपकरण साबित हुआ था। इसके आकार और टेक्नोलॉजी की तुलना में गैलीलियो वाला टेलीस्कोप 1 इंच का बच्चा जैसा लगता था, और आज HST-3 से तुलना करने पर 1990 का ये हबल टेलीस्कोप भी बाबा आदम के ज़माने का लगता था। टेक्नोलॉजी की तेज स्पीड से यात्रा के कारण ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था। इस वक्त जूलियो रेंजा अपने टर्मिनल के सामने बैठा हुआ था। वो टर्मिनल जो एक बड़े से पर्दे की तरह था। कीबोर्ड पर सिर्फ एक कमांड से ही उसको तुरंत ऑफिस के रूप में बदला जा सकता था। इस पर्दे की सफाई और रेजोल्यूशन के आगे पिछली सदी के आखिर में उपलब्ध सबसे अच्छे मॉनिटर भी मानो शर्मा कर रह जा सकते थे। कीबोर्ड पर कुछ और बटन दबाकर रेंजा HST-3 से कांटेक्ट कर सकता था, और इस समय वो ठीक यही कर रहा था। उसका मकसद था बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के आसपास में घट रही घटनाओं को असली रूप में देखना। ये दोपहर के बाद करीब 3 बजे का टाइम था। रात के टाइम के आकाश की धारणा स्पेस टेलीस्कोपों के आने के कारण अब हिस्ट्री बनकर रह गई थी। अब स्पेस में कोई भी चीजें भेजने के लिए रात या दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता था। किसी भी वक्त ये चीजें भेजी जा सकती थी, क्योंकि टेलीस्कोप को वायुमंडल से ऊपर स्पेस में ऐसी जगह पर लगाया गया था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। सिर्फ सूरज के आसपास ही रोशनी का छोटा सा घेरा नजर आता था। इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल की गैसों और धूल कणों का अभाव होता है, जो वायुमंडल की रोशनी को छितरा देते हैं और जिसके कारण आसमान नीला नजर आता है। इस तरह प्रेक्षकों के लिए ये बहुत ही फायदे की बात थी। रेंजा का टर्मिनल फोटोनिक टेक्निक से चलता था। इस टेक्निक ने 20वीं सदी की इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक को काफी हद तक चेंज कर दिया था। इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में फोटॉन्स से काम लेना कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। एक बार अगर आप जान जाएं कि इनसे कैसे काम लिया जाता है तो ढेर सारी सूचनाएं पल भर में ही इकट्ठा कर सकते हैं। रेंजा के सामने कॉपी के आकार का टर्मिनल बॉक्स आधी सदी पहले आने वाले सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा कार्यकुशल था। तभी आवाज आई, बीप बीप। ये खतरे के संकेत थे और इन्होंने रेंजा की जैसे नींद ही उड़ा दी। भारी इटालियन खाना खाने से वो थोड़ा उनीदा सा हो रहा था। उसका कंप्यूटर उसे UFO की मौजूदगी के बारे में चौकन्ना कर रहा था। UFO यानी उड़ने वाली अनजानी चीजें, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स।
ये उसका अपना प्रोग्राम था जो उसे ये संकेत भेज रहा था। एक समय था जब कोई अनुभवी प्रेक्षक आसमान में किसी असाधारण चीज को सिर्फ देखकर ही पहचान सकता था जो आम आदमी की नजर में नहीं आती। ऐसे ही प्रेक्षकों ने बिल्कुल सही पहचाना था कि आसमान में अस्पष्ट सी दिखने वाली चीज असल में धूमकेतु थी, या कोई चमकदार धब्बा, या फिर असल में कोई फटता हुआ सितारा। लेकिन इंसान की आंखों की और उनकी पहचानने की शक्ति की भी सीमाएं होती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक और अब फोटोनिक डिटेक्टर आसानी से पार कर सकते थे। इसलिए रेंजा ने एक डिटेक्टर सिस्टम बनाया था जो किसी ऐसे यूएफओ को भी खोज निकाल सकता था जिसको सबसे अच्छी तरह से ट्रेंड इंसानी प्रेक्षक भी नहीं देख पाए। बीप बीप करके आने वाले ये संकेत बता रहे थे कि आसमान में कोई अनजाना घुसपैठिया मौजूद है। रेंजा ने कमांड दी, सर्च डीडी। इस कमांड से कंप्यूटर एक्टिव हो गया और आसमान में उस घुसपैठिए की तलाश करने लगा। जल्दी ही जूलियो के सामने पर्दे पर दिख रहे आसमान में एक खिड़की खुल गई। उस चौकोर खिड़की के भीतर घुसपैठिए की तलाश कर ली गई थी। अब जूलियो ने एम वाला बटन दबाया, यानी जिसका मतलब था कि घुसपैठिए को बड़ा करके दिखाया जाए। चौरस खिड़की ने फैलकर पूरे पर्दे को घेर लिया, लेकिन उसके बाद उसके अंदर वैसी ही एक छोटी खिड़की और खुल गई। जूलियो ने दोबारा बटन दबाया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बटन दबाते ही दूसरी खिड़की भी पूरे पर्दे पर फैल गई। अब पर्दे पर एक दूसरे की तरफ मुंह किए 4 तीर नजर आने लगे। इनमें से एक पूरब और पश्चिम वाले तीरों की जोड़ी थी और दूसरी उत्तर और दक्षिण वाले तीरों की। फर्क बस इतना था कि चारों तीरों का मुंह एक दूसरे की तरफ था। इनके बीचों बीच कोई चीज रह रहकर चमक रही थी। कंप्यूटर ने अपनी पूरी ताकत के साथ यूएफओ को खोज निकाला था। इसे उन चारों तीरों के बीच कहीं पर होना चाहिए था, लेकिन वो चीज अभी भी जूलियो की नजरों से ओझल थी। अब उसे इसे बनावटी तरीकों से चमकदार बनाना था ताकि वो उसे नजर आ सके। उसके कीबोर्ड पर एक तरफ एक डिवाइस लगा हुआ था। उस डिवाइस को चालू करते ही पर्दे पर एक कलर्ड फोटो उभर आई। जूलियो जानता था कि उस फोटो के रंग कैमरे के फोटोग्राफ की तरह असली नहीं है। तस्वीर साफ भी नहीं दिख रही थी। वो रंग असल में तीव्रता के सूचक थे। अगली कमांड में जूलियो के सामने कुछ नंबर नजर आए जिनसे वो चमक की गिनती कर सकता था। उस अनजानी वस्तु की पोजीशन जुपिटर के दूसरे और तीसरे मून के बीच में पता चली थी। तो क्या वो चीज जुपिटर का ही एक और मून था जो बहुत छोटा होने के कारण अभी तक देखा नहीं गया था, या फिर वो कोई ड्वार्फ प्लैनेट था जो जुपिटर की ग्रेविटी में फंस गया था? रेंजा का मन एक तीसरी संभावना पर भी विचार कर रहा था कि शायद वो चीज कोई छोटा सा धूमकेतु है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए थे जिनमें सूरज की तरफ जाते हुए धूमकेतु जुपिटर की ग्रेविटी में फंस जाते थे या फिर अपना रास्ता बदल लेते थे। जूलियो ने कंप्यूटर पर सभी नॉन धूमकेतुओं की जांच पड़ताल की, लेकिन ये यूएफओ उसमें नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब था? क्या जूलियो ने कोई नया धूमकेतु खोज निकाला था? लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे कई चीजों की बारीकी से जांच पड़ताल करनी थी। इसीलिए उसने कंप्यूटर को निर्देश दिया, मॉनिटर डीडी। अब टेलीस्कोप अगले 24 घंटे तक यूएफओ के रास्ते पर कड़ाई से नजर रखेगा, और इस तरह से शायद हो सकता था कि वो जुपिटर के नए मून को ढूंढ निकाले। वो सोचने लगा, उसका नाम कॉमेट रेंजा रखना चाहिए या कॉमेट जूलियो। वो बेसब्री से नतीजों का इंतजार करने लगा। अगर ये चीज वाकई में कोई नया मून या कोई नया ड्वार्फ प्लैनेट निकली, तब तो उसका नाम इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो सुखद कल्पनाओं में खोया बस इंतजार करता रहा। भाग 2। 24 घंटे बाद जब जूलियो रेंजा ने अपने कंप्यूटर पर नतीजों को पढ़ा तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। मामा मिया, ये चीज तो जुपिटर के पास से आगे निकल गई है। इसके रास्ते पर पक्के तौर पर जुपिटर की ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए अगले 24 घंटों तक, या फिर तब तक जब तक कि इस चीज की स्पीड को कंट्रोल करने वाली फोर्स का पता नहीं चल जाता, उसकी निगरानी की जाना जरूरी था। जूलियो रेंजा की समझ से ये बात बिल्कुल बाहर थी कि कोई चीज जुपिटर के इतना करीब होने के बावजूद उसकी ग्रेविटी से बेअसर कैसे रह सकती है। उसकी सोची हुई सारी संभावनाएं यहां पर गलत साबित हुई थी। इसका मतलब था कि यहां पर कोई एक चौथी संभावना थी कि वो चीज अपनी खुद की ताकत से चल रही है जो जुपिटर की ग्रेविटी का भी मुकाबला कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ
कि वो चीज कोई स्पेस शटल है जो अपनी ही पावर से चल रहा है। और 24 घंटे के अंदर ही कंप्यूटर ने इस नई संभावना पर अपनी मोहर लगा दी। अब ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया था। जूलियो को आशंका थी कि कोई अंतरिक्षयान इतना छोटा होगा कि जुपिटर जितनी दूरी पर हबल स्पेस टेलीस्कोप HST-3 भी उसे ना देख पाए, और उसी कारण से उसने इस संभावना को पहले खारिज कर दिया था। लेकिन अब ये लग रहा था कि ये कोई बहुत ही विशाल अंतरिक्षयान है या फिर अंतरिक्षयानों का एक पूरा का पूरा बेड़ा है। आगे के प्रेक्षणों ने इस दूसरी संभावना की पुष्टि कर दी। कंप्यूटर ने खबर दी कि उस चीज ने अपना आकार बदल लिया है। मोटी कैलकुलेशन से जूलियो ने ये नतीजा निकाला कि इसमें करीब 100 अंतरिक्षयान शामिल हो सकते हैं, और अब वो मंगल के ऑर्बिट के नजदीक पहुंच गए थे। तो इसका क्या मतलब था? क्या वो धरती के नजदीक आ रहे थे? अब जूलियो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मामले से निपटना अब उसके अकेले के बस की बात नहीं है। उसे अपने से ऊपर के वैज्ञानिकों को इन सारी बातों से अवगत कराना ही होगा। उसने कम्युनिकेटर बटन दबाया और अपनी पहचान बताई। फिर उसने कहा, मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता हूँ अभी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है। STSCI में काम करते हुए ये पहला मौका था जब जूलियो अपने डायरेक्टर से बात कर रहा था। भाग 3। UNO की सिक्योरिटी काउंसिल में एक गोपनीय मीटिंग बुलाई गई। जब से रेंजा ने डायरेक्टर को अपनी खोज के बारे में बताया था, तब से अब तक मुश्किल से 5 घंटे ही बीते होंगे, लेकिन उसके बाद से सारी चीजें आनन फानन में बहुत ही तेजी से हो रही थीं। सिक्योरिटी काउंसिल में 20 मेंबर्स थे। हालांकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नियमित रूप से चलने वाली बैठकों के लिए न्यूयॉर्क में ही थे, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव मसलों पर जो मीटिंग्स होती थी उनमें देशों के प्रमुखों का होना बहुत जरूरी होता था। हाँ, ये और बात थी कि अलग अलग देशों के प्रमुख अपने देश में ही अपने अपने ऑफिसों में बैठे बैठे ऐसी मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते थे। यहाँ उन्हें डिस्टेंस कॉन्फ्रेंसिंग का फायदा मिलता था। पर्दे पर इन राष्ट्र प्रमुखों की तस्वीरों को जोड़ जोड़कर एक बड़ी सी तस्वीर बनाई गई थी, जिसमें हर एक भाग लेने वाला उसी वक्त मीटिंग में शामिल हो सकता था। यही पर्दा हर एक पार्टिसिपेंट को अपने ऑफिस में भी दिखाई देता था। इस तरह से वे मीटिंग में ऐसे शामिल होते थे जैसे एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो गए हों। सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक कॉन्टिनेंट से 3-3 मेंबर्स थे और कुल मिलाकर 20 मेंबर्स थे। ये मेंबर किसी देश को रिप्रेजेंट करने की बजाय राष्ट्र संघों को रिप्रेजेंट करते थे, और किसी संघ में शामिल राष्ट्र मिलकर अपने राष्ट्र प्रमुखों में से किसी एक का चुनाव करते थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वर्तमान में अमरजीत सिंह चेयरमैन थे। इस सीक्रेट मीटिंग की शुरुआत भी अमरजीत सिंह के इन शब्दों के साथ हुई, दोस्तों, अपनी काउंसिल की हिस्ट्री में हम पहली बार सिक्योरिटी के ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध हमारी पूरी धरती से है। ये बात है बाहरी हमले के बारे में। आपको ताज़ा घटनाओं की जानकारी तो मिल ही गई होगी। कुछ घंटे पहले ही वैज्ञानिक जूलियो रेंजा ने स्पेस में तैरते हुए अंतरिक्षयानों के बेड़े के बारे में हमें सावधान किया था। अंतरिक्ष में तैनात दूरबीन HST-3 ने इस बेड़े को देखा था। तब से हम अपने रेडियो और बड़ी दूरबीनों से इस बेड़े की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं। धरती से चंद्रमा तक की रेडियो बेसलाइन का उपयोग करके इस बेड़े के हाई डेफिनेशन नक्शे निकाले जा रहे हैं। विस्तार से सारी जानकारियां मिलते ही हमें इनके बारे में सूचित किया जाएगा, लेकिन तब तक हमें इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहना है। अपनी आगे की जाने वाली संभावित कार्रवाई के बारे में हमें अभी से चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। मीटिंग के नियमों के अनुसार जो कोई भी पहले लाल बटन दबाता था उसे पहले बोलने का मौका मिलता था, लेकिन जो लोग थोड़ा देर से रिएक्ट करते थे उनको भी बोलने का मौका देने के लिए हरे बटन लगे हुए थे, जिनको दबाकर वो चेयरमैन के सामने अपनी हस्तक्षेप करने की इच्छा को प्रकट कर सकते थे। फिर चेयरमैन सही मौका पाकर उनको अपने विचार प्रकट करने का मौका देता था। आज रूस के स्टारोबिंस्की ने लाल बटन सबसे पहले दबाया। उन्होंने बोलना शुरू किया, क्या ये लोग सीधे हमारी ओर आ रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या हमें जरा सा भी आभास है कि वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? अगर हम अभी कुछ भी नहीं जानते तो इन जानकारियों को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अबुल हसन ने बीच में दखल दिया। अगर उनका रुख दोस्ताना है तो ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, पर जब तक पक्के तौर पर पता ना चल जाए
हमें अपनी फौजों को चौकस कर देना चाहिए। जैसा कि मुझे मालूम है, सबसे बढ़िया हथियारों से लैस हमारी मल्टीनेशनल फौजें धरती से 200 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर तैनात हैं जहां से ये बाहरी घुसपैठिए गुजरेंगे। हमारी फौज के पास सबसे बढ़िया हथियार हैं। तभी रोशनी की चमक से चेयरमैन को बात बीच में ही रोकनी पड़ी। उन्होंने रिसीवर उठाया और कुछ देर तक सुनते रहे। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता बढ़ती ही जा रही थी। रिसीवर रखकर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। हमें स्टारोबिंस्की के पहले सवाल का जवाब मिल गया है। अंतरिक्ष यानों का ये बेड़ा मंगल के पास से अपनी रफ्तार और दिशा बदलकर सीधे धरती की तरफ आ रहा है। इस बेड़े की रफ्तार भी चकराने वाली है। अंदाजा है कि इस स्पीड से अगर वो चलते रहे तो 30 घंटे के अंदर यहां पहुंच जाएंगे। स्टारोबिंस्की ने फुर्ती से हिसाब लगाया। धरती का कोई भी अंतरिक्ष यान इस स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था। धरती से मंगल को भेजे गए बहुत ही आधुनिक उच्च तकनीक वाले यान ने भी ये सफर 15 दिन में पूरा किया था। जर्मनी के बैटन फ्रिट्जहॉफ ने सवाल उठाया। आप कहते हैं कि हमारी सेनाएं अच्छी तरह हथियारों से लैस हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। चेयरमैन ने अपने नोट्स को देखा और जवाब दिया। हमारी फौज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनमें से हर एक एक मेगाटन पावर का और 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाला है। मेरा मानना है कि इन बाहरी घुसपैठियों के एक जहाज से निपटने के लिए 3-3 हथियार हमारे पास हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये पहला मौका होगा जब शायद हमें उनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका के एल्सवर्थ जॉन ने टिप्पणी की। आई होप कि इन हथियारों पर जंग नहीं लगी होगी। जॉन की इस बात का ये मतलब था कि धरती पर पिछले 25 सालों से कोई जंग नहीं लड़ी गई थी और धरती पर रह रही नई पीढ़ी के लिए जंग और झड़प सिर्फ इतिहास की बातें थीं। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली और उसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया, इस सूचना के साथ कि आपात स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मीटिंग किसी भी समय दोबारा बुलाई जा सकती है। लेकिन दोबारा मीटिंग बुलाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि 24 घंटों के अंदर ही अंतरिक्ष यानों का ये बेड़ा धरती से सिर्फ 20,000 किलोमीटर के दायरे में आ गया। अब भी वो आसमान में तैनात धरती की सेनाओं के घातक हथियारों की मार से बाहर था और सुरक्षित था। अंतरिक्ष यानों ने खुद को एक बड़े से त्रिभुज में तैनात कर लिया था और इस त्रिभुज की नोक पर उनमें से सबसे प्रभावशाली वाला यान था। धरती के यानों में टीवी के पर्दों पर यह तस्वीर साफ नजर आ रही थी। एलन ब्रॉडबेंट, जिनको सभी लोग AB कहते थे, धरती के सारे अंतरिक्ष यानों के कमांडर थे। वे चुपचाप इस त्रिकोण को बनते देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तभी उनका इंटरकॉम बज उठा। उन्होंने बटन दबाया और उधर से आवाज आई। AB, मैं वायरलेस रूम से जॉनी बोल रहा हूँ। ओवर। बोलते जाओ जॉनी, मैं सुन रहा हूँ। ओवर। वे लोग 21 सेंटीमीटर वेव बैंड पर कुछ मैसेज भेज रहे हैं। कोई कोलाहल नहीं है, बिल्कुल साफ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। ओवर। एलन यानी AB ने मजाकिया स्वर में कहा, तुम्हें कैसे समझ में आने लगा? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी ऑक्सफर्ड इंग्लिश बोलेंगे? लेकिन जो भी हो, तुम उनके संदेशों को रिकॉर्ड करते रहो। बल्कि मेरा तो सुझाव है कि लिटिल मास्टर को बुला लो और उसको वो संदेश सुनाओ। लिटिल मास्टर शिवराम कृष्णन का कद मुश्किल से 5 फुट होगा। गूढ़ से गूढ़ सूचनाओं को समझने में वो माहिर था। कुछ लोगों का तो कहना था कि उसके कंधों के ऊपर सिर नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर रखा था। अंतर सिर्फ इतना था कि ये सुपर कंप्यूटर अपने आप से सोच भी सकता था। जॉनी ने तुरंत लिटिल मास्टर को तलब किया। 6 फुटा जॉनी लिटिल मास्टर से झुककर बात करता था। अपने साथियों की तरह ही वो भी लिटिल मास्टर की दिमागी क्षमता का कायल था। संदेशों को रिकॉर्ड कर रहे डिवाइस की तरफ इशारा करते हुए जॉनी ने कहा, शिवा, तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छी खासी खुराक है ये। शिवा ने कंप्यूटर का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो, मैं तो समझा था कि आपने मुझे अपने खिलौनों की साफ सफाई करने के लिए बुलाया है। ये कोई मामूली मसला नहीं है शिवा। ये सारे संदेश एलियनों से मिल रहे हैं और तुम्हें हमें पता करके बताना है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आहा, ये हुई ना काम की बात। चलो जल्दी से दिखाओ मुझे, शिवा ने कहा और फिर वो कीबोर्ड के सामने जमकर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक लिटिल मास्टर चुपचाप अपने काम में डूबा रहा।
एक बार उसने जॉनी से ट्रांसमीटर चालू करके अंतरिक्ष में इंतजार कर रहे एलियनों तक एक संदेश भेजने को कहा। उसके बाद वो कंप्यूटर के पर्दे पर गोले जैसे बनाने लगा। जॉनी ने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम शिवा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे थोड़ा रुको और जरा देखो तो सही जॉनी डियर, शिवा ने कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जॉनी अपने दूसरे कामों में जुट गया। बीच बीच में वो शिवा पर उड़ती नजर डाल लेता था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवा गहरी नींद में डूबा हो या फिर ध्यान मग्न हो गया हो। अचानक ही करीब आधे घंटे बाद कंप्यूटर के पर्दे पर जैसे जान आ गई। इस बार जो संदेश आया था जॉनी उसे बड़े ही आराम से समझ सकता था, क्योंकि ये इंग्लिश में था। उसमें लिखा था, अभिवादन धरतीवासियों, हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। भाग 4। अब सिक्योरिटी काउंसिल की दूसरी मीटिंग बुलाई गई। सभी के मन में एक अजीब किस्म का डर समाया हुआ था। मीटिंग बुलाते समय चेयरमैन ने सबको चेता दिया था कि हालात अच्छे नहीं हैं। सभी राष्ट्र प्रमुखों के अपनी अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद चेयरमैन ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, हमारे सामने बहुत ही अजीबोगरीब हालात बन गए हैं। अपनी पूरी एग्जिस्टेंस के दौरान धरती पर इंसान ने आज तक कभी ऐसे हालात नहीं देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि एलियन अंतरिक्षयानों का एक पूरा बेड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है। वो हमसे क्या चाहते हैं? पिछले 3 घंटों से वो 21 सेंटीमीटर वेव बैंड पर संदेश भेज रहे हैं। हालांकि उनके संदेश साफ साफ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने हमारे सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट डॉक्टर शिवराम कृष्णन को बुलाया। कोड संदेशों को समझने में उनका कोई सानी नहीं है। उनके साथ ही उनको लिटिल मास्टर के नाम से पुकारते हैं। अपने आम तरीकों को नाकामयाबी के साथ आजमाने के बाद हमारे लिटिल मास्टर के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उन्हें ये महसूस हुआ कि कोड मैसेज भेजने वालों के इतिहास, कल्चर और पर्यावरण के बारे में कुछ जानने से शायद बात बन सकती है। लेकिन क्योंकि उन एलियनों के बारे में ये सब जानकारियां हमारे पास थी ही नहीं, इसलिए ये तरीका सफल होने में संदेह था। तभी उनको एक दूसरा ख्याल आया कि क्यों ना इन एलियनों को अपनी भाषा सिखा दी जाए, और इसीलिए उन्होंने एक पूरा विश्वकोश, एक बड़ी सी डिक्शनरी और एक तस्वीरों वाली बड़ी सी किताब, जिसमें चीज़ों के नाम और उनके बारे में दूसरी जानकारियां दी गई थी, हमारे ट्रांसमीटर के जरिए उन एलियंस को मेल कर दी। अपने बेहतरीन दिमाग और बेहतर टेक्नोलॉजी के बल पर वो जल्दी ही उस जानकारी से कुछ काम की चीज़ें निकाल पाने में सफल हो गए। आधे घंटे के अंदर ही पहले इंग्लिश में लिखित और फिर मौखिक संदेश आने लगे। लेकिन शुरुआती अभिवादनों के बाद उन्होंने जो इरादे जाहिर किए हैं, उनको नेक इरादे तो कतई नहीं कहा जा सकता। हमारे कमांडर एलन ब्रॉडबेंट यानी AB ने उनके अभिवादनों का जवाब दिया और उनसे उनके ठिकाने, पोजीशन और धरती के पास आने का कारण पूछा, तो उनको ये सूचनाएं मिली। ये लोग मेंडा नाम के ग्रह से आए हैं, जो मिराड नामक स्टार का चक्कर लगाता है। इस स्टार को हम बर्नौड स्टार के नाम से जानते हैं। ये हमसे 6 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। हमारे HST-2 ने ही करीब 20 साल पहले इस प्लैनेट को खोजा था। इस प्लैनेट तक स्पेस शटल भेजने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस प्लैनेट तक की यात्रा बहुत ही लंबी है और उस वक्त की टेक्नोलॉजी की सीमाओं से कहीं बाहर थी। लेकिन पिछले 2 सदियों में हमने जो उन्नति की है, उसके ऊपर मेंडा वासियों ने अपने ग्रह से पूरी निगरानी रखी है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने तय किया कि यहाँ आने का ये एकदम सही टाइम है। धरती के 25 साल के बराबर समय में उन्होंने यहाँ तक का सफ़र पूरा किया है। ये टाइम मेंडा पर औसत जीवन काल का करीब 8वां हिस्सा है। वो मिराड से मिली ऊर्जा पर जिंदा रहते हैं और यही पावर, यही ऊर्जा उस बेड़े को भी चला रही है जिसको वो लेकर यहाँ आए हैं। रास्ते में उन्होंने कुछ ऊर्जा जुपिटर से भी ली है। इन सारी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि नॉलेज और ऊर्जा के स्रोतों के हिसाब से वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनके मुकाबले हम अभी 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ही हैं। अब असली मुद्दे की बात यह है कि धरती पर उनका स्वागत करके हमें तो खुशी ही होती, लेकिन हमारी बदकिस्मती से वो यहाँ पर कब्जा जमाने के इरादे से यहाँ आए हैं। वो हमारी धरती को अपने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से खाली कर दें। अगर हमने ऐसा कर दिया और उस इलाके से हम दूर रहे तो वो वादा कर रहे हैं कि वो भी हमसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जवाब देने के लिए उन्होंने हमें 7 दिनों का टाइम दिया है। अगर हमने उनकी बातें मान ली तो ठीक, वरना। इतना कहकर चेयरमैन चुप हो गए। इन शब्दों में छिपी धमकी किसी भी साफ शब्द से ज्यादा साफ थी। कुछ देर तक सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खामोश बैठे रहे, जैसे इन सारी बातों को हजम करने की कोशिश कर रहे हों। अंत में मध्य अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव संडे वाम्पा ने बोलना शुरू किया। तो हमें एक बार फिर से 2 सदी पहले वाले औपनिवेशिक दिनों में फेंका जा रहा है, और इस बार हमें गुलाम बनाने वाली ताकतें दूसरे ग्रह से आई हैं। हमारी जो भारी भरकम स्पेस आर्मी है वो इस पिद्दी से बेड़े को नष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? मेरे ख्याल से ये बात हमें अपने कमांडर से पूछनी चाहिए, चेयरमैन ने कहा, और फिर उन्होंने कुछ बटन दबाए। सामने मौजूद पर्दे पर एबी प्रकट हुआ। चेयरमैन ने उसे वाम्पा के विचारों से अवगत कराया और उससे उसका जवाब मांगा। एबी एक खोखली सी हंसी हंसा और बोला, मिस्टर वाम्पा, मैं आपके गुस्से से सहमत हूं, लेकिन आपका सुझाव मुझे मंजूर नहीं। इन बाहरी दुनिया के लोगों की कदकाठी बहुत ही कमजोर है, लेकिन उनके सिर बहुत बड़े बड़े हैं। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उनका दिमाग हमसे ज्यादा बड़ा और ज्यादा काबिल है। वो शारीरिक मेहनत करने के आदी नहीं है। उन्होंने हमारे मिसाइल छोड़ने वाले सारे रॉकेट्स को बेकार कर दिया है। हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि उन्होंने बिना कुछ किए आखिर ऐसा किया कैसे। ये बात तो पक्की है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे है, इसलिए इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उनका बाल भी बांका कर पाएंगे। स्टारोबिंस्की ने सवाल किया, और अगर हम उनकी शर्तें मान लें तो? देखिए मिस्टर स्टारोबिंस्की, उन्होंने अभी जाहिर नहीं किया है कि वो क्या करेंगे, लेकिन उनकी ताकत को देखकर लगता है कि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं। चीन के ली झाओ ने कहा, तो क्या हम कायरों की तरह उनकी शर्तें मान लें? आमतौर पर झाओ शांत रहता था, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था। चेयरमैन ने बीच में ही टोका, अभी हमारे पास 7 दिनों का टाइम है। कल हमारे जिनेवा वाले ऑफिस में मेंडा के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे मिलेंगे, ये फैसला करने के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है। मोल भाव करने के लिए अभी शायद हमारे पास थोड़ी गुंजाइश हो सकती है। झाओ ने तीखे अंदाज में कहा, वो अपनी शर्तें हमारे ऊपर थोपने जा रहे हैं और वो शर्तें हमें माननी ही पड़ेंगी। देखिए मिस्टर झाओ, हो सकता है कि हम इन 7 दिनों में अपनी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ लें। अच्छा एबी, तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? एबी ने जवाब दिया, देखिए सर, इंसान इस स्पेस का सबसे अक्लमंद प्राणी अब नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी इंसान की समझदारी और उसके दिमाग पर मुझे अभी भी भरोसा है। हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। तभी बैरन फिट्जॉफ ने पूछा, मुझे एक सवाल पूछना है मिस्टर चेयरमैन। हमने अभी तक इन सारी बातों को मीडिया से दूर रखा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि अब हमें सच्चाई बताते हुए एक फॉर्मल प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए, लेकिन हम उसमें शब्द ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिससे जनता में भगदड़ और पैनिक की स्थिति ना बन पाए। चेयरमैन ने जवाब दिया, ठीक है सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। इतना कहकर चेयरमैन प्रेस रिलीज लिखवाने लगा। उन तनाव भरे पलों में भी सारे सदस्य चेयरमैन की भाषा और लिखने के स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। भाग 5। प्रेस रिलीज जारी होने के बाद एक्सपर्ट्स और जानकारों के बीच लंबी चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया कि अब आगे क्या होगा। चर्चा के लिए 3 मेंडावासियों को छिपाकर ले जाने की जिम्मेदारी एबी को सौंपी गई। उसने ये काम इतनी सफाई से किया कि मीडिया के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। ये बात अलग है कि बातचीत में एबी की कोई भूमिका नहीं थी। ये बातचीत 5 घंटे तक चलती रही। उसके बाद एबी को मीटिंग रूम में बुलाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स 10 मीटर लंबी मेज के एक तरफ बैठे थे और उनके सामने बैठे थे 3 मेंडावासी। ये 3 मेंडावासी 20 धरतीवासियों पर भारी पड़ रहे थे और तुरुप के सारे पत्ते उन्हीं के हाथों में थे। बातचीत में शामिल हुए बिना ही एबी इस बात को अच्छी तरह से भांप गया था। चेयरमैन ने मेज के एक सिरे पर उसके लिए लगाई गई खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो एबी और सुनो कि आखिर में हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं। मेंडा ग्रह के लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं
कि अफ्रीका पर एक ही बार में पूरा कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक एक स्टेप करके ये काम किया जाएगा। पूरे कॉन्टिनेंट को 2 सालों में पूरी तरह से खाली किया जाएगा, एक ही बार में नहीं। उनकी मांग है कि पहले 7 दिनों के अंदर नाइल वैली उनको दे दी जाए ताकि वहां पर वो अपने बेड़े को उतार सकें। इससे आगे का काम पूरी प्लानिंग और शेड्यूल के हिसाब से पूरा किया जाएगा। हमारी तरह वो लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि इतनी बड़ी आबादी को अच्छी तरह से और बिना किसी परेशानी के दूसरी जगह बसा दिया जाए। लेकिन ये पक्का करने के लिए कि हम अपनी तरफ से इस समझौते का पालन करने में कोई कमी या गड़बड़ ना करें, मेंढा वासियों ने 2 हॉस्टेजेस की मांग हमारे सामने रखी है। इतना कहकर चेयरमैन चुप हो गए। जाहिर था कि अब कोई ऐसी अप्रिय बात आ गई थी जिसे वो एबी को बताने में झिझक रहे थे। कुछ देर रुककर चेयरमैन ने खखार कर अपना गला साफ किया और आगे बोलना शुरू किया। पहले हॉस्टेज के रूप में वो शिवराम कृष्णन को चाहते हैं। जिस तरीके से उसने उनसे कांटेक्ट किया था उससे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। और दूसरे के लिए वो तुम्हें चाहते हैं एबी। वो तुम्हारी लीडरशिप की कैपेबिलिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। कल सुबह ठीक 8 बजे वो शिवा और तुम्हारे लिए एक अंतरिक्षयान भेजेंगे और तुम दोनों को वहाँ हॉस्टेज बनकर रहना होगा। इन शब्दों के साथ चेयरमैन ने इशारा किया कि ये मीटिंग खत्म हो गई है। मेंढावासियों ने भी सिर हिला दिया। जब शिवा को इस बातचीत के बारे में पता चला तो उसने तीखे शब्दों में कहा, बस ऐसे ही घुटने टेक दिए। हमारी मानव जाति में जरा सा भी साहस नहीं है। संघर्ष की क्षमता बची ही नहीं है क्या? लेकिन एबी उसकी इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, देखो शिवा, उन्होंने बड़ी ही आसानी से हमें निहत्था बना दिया है। हम उनको किसी भी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुझे भी इस एक तरफा जंग में शहीद होने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। लेकिन हाँ, अगर हम जिंदा रहते हैं तो फिर भी संभावना है कि हम कुछ कर पाएं। शिवा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हाँ, गुलामों की तरह जिंदा रहने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अरे शिवा, एक पल के लिए सोचो तो सही। हो सकता है किसी तरह से हमें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल ही जाए। शिवा ने फिर से टॉन्ट मारा। हाँ, जैसे कि हमारे तेज दिमाग हमसे कहीं ज्यादा तेज दिमाग वाले इन प्राणियों को बेवकूफ बना पाएंगे। हाँ, एबी ने पूछा, देखो, वो अक्लमंद जरूर हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उतने ही चालाक भी हैं? ये सब मुझे नहीं पता है एबी। वो चालाक हों या ना हों, अब हमें उनसे कोई नहीं बचा सकता। तुम चाहे कितने भी चालाक क्यों ना बनते रहो, मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं पहुंच पाओगे। और जहां तक मेरा संबंध है तो मुझे एक मशहूर विज्ञान कथा लेखक की 200 या 100 साल पुरानी लिखी एक कहानी याद आ रही है, जिसे मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था। उसमें मार्स के लोगों ने धरती पर हमला किया था। उस टाइम भी इंसानों में भगदड़ मच गई थी और उन्होंने जल्दी ही घुटने टेक दिए थे। एबी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं जानता हूं तुम किस कहानी के बारे में कह रहे हो। वो राइटर था H.G. वेल्स। लेकिन उस कहानी का एंड भी तो याद करो। एंड में मार्शियंस की हार हुई थी। शिवा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हाँ, हुई थी। और वो इसलिए हुई थी क्योंकि मार्स के लोग धरती के वायरस और बैक्टीरियाओं के आगे टिक नहीं सके थे। तो उसमें इंसानों की चालाकी ने कौन सा तीर मार लिया था भाई? एबी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक ही वो खामोश होकर कमरे में तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। शिवा समझ गया कि एबी का महान दिमाग इस वक्त अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक ही एबी जोर से चिल्लाया, हाँ, शायद ये काम कर जाए, हमें इसे आजमाना चाहिए। शिवा मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हारी ये जो सोचने वाली मशीन है ये किस तरह से काम कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मिस्टर एबी कि इससे काम बनने वाला नहीं है। तुम्हारा ये विचार शुरू से ही फेल हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि धरती के वायरसों की चपेट में आकर ये मेंढावासी भी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन ये मत भूलो कि उनमें से 3 लोग जिनीवा तक हो आए हैं और उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अपने इस विचार को जरा भूल जाओ। इतना कहकर शिवा उठकर खड़ा हो गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था और 1 घंटे बाद ही उनको हॉस्टेज के रूप में मेंढावासियों के पास जाना था। लेकिन एबी बहुत ही खुश और टेंशन फ्री नजर आ रहा था।
उसने शिवा की पीठ ठोंकी और बोला, मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं माय डियर वॉटसन। मेरे पास ऐसी नायाब तरकीब है जो सिर्फ तुम ही आगे चला सकते हो। चलो चलते हैं, अभी बहुत सारी उम्मीद तो बाकी है। और जब उसने अपनी तरकीब शिवा को समझानी शुरू की तो धीरे धीरे शिवा के चेहरे की रंगत बदलती नजर आई। अब वो डरा हुआ कम और खुद पर भरोसा रखने वाला ज्यादा दिखाई दे रहा था। भाग 7। शिवा और एबी को हॉस्टेज बनाकर मैंडा के अंतरिक्ष यान में ले जाया गया। वहां रहते हुए उनको 2 दिन बीत गए। उनके साथ सभ्य और नॉर्मल व्यवहार किया जा रहा था। वो उस बड़े से अंतरिक्ष यान के अंदर अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते थे। जाहिर था कि मैंडावासी इन हॉस्टेजेस से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। एबी ने यान के चालक के साथ दोस्ती गांठ ली, जबकि शिवा कंप्यूटर सिस्टम के इंचार्ज जोरो का दोस्त बन गया। तीसरे दिन शिवा ने जोरो से कहा, हे जोरो, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारा कंप्यूटर कैसे काम करता है? जोरो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो अभी चलते हैं। वो शिवा को अपने साथ एक बड़े से चौकोर बक्से के पास ले गया, जो करीब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा रहा होगा। शिवा ने पूछा, ये क्या है? हमारा कंप्यूटर है ये, तुम्हारे सबसे बेहतरीन हाइपर कंप्यूटर से भी 100 गुना ज्यादा तेज है और उससे 10 लाख गुना ज्यादा मेमोरी है इसमें। हमारे बेड़े में यही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। पूरे बेड़े को कंट्रोल करता है? शिवा ने हैरानी से पूछा। जी हाँ मिस्टर शिवा, और तुम्हारे सारे लोगों से भी यही निबट रहा था। ये असल में किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमारे प्लैनेट पर इससे भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। ये तो उनके आगे बस एक खिलौना है, और हमारा ये खिलौना हमारे ग्रह पर जो मास्टर कंप्यूटर है उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारा ग्रह तो 6 लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से, शिवा ने कहा। हाँ वो तो है, और दुर्भाग्य से हम लाइट से भी तेज गति से संदेश नहीं भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर हमारे मास्टर कंप्यूटर के कांटेक्ट में रहता है। अगर ये आज यहाँ से कोई संदेश भेजे तो वो हमारे मास्टर कंप्यूटर को 6 साल बाद मिलेगा, एकदम साफ और ऊंची आवाज में। लेकिन क्या तुम मेरी बातों पर शक कर रहे हो? क्यों भला? ये सवाल सुनकर शिवा के चेहरे पर संदेह के भाव तैरने लगे। उसने जल्दी से जोरो को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे बेशक तुम जो बता रहे हो मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन क्या मैं इसका एक टेस्ट ले सकता हूँ? मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हमारा हाइपर कंप्यूटर 1 मिलीसेकंड के 10 लाखवें हिस्से में हल कर देता है। अब तुमने जब इस कंप्यूटर की इतनी तारीफ की है तो मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हो रही है कि तुम्हारा ये साथी उसे कितनी देर में सुलझा पाएगा। जोरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, मुझे बताओ। मैं पहले तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में बदल देता हूँ। उसकी इस पेशकश पर शिवा पहले तो थोड़ा ठिठक गया, लेकिन फिर अपने ब्रीफ केस तक गया और उसमें से एक गोल्ड डिस्क निकाल लाया। फिर बोला, ये लो, देखते हैं तुम्हारा कंप्यूटर इस छोटी सी पहेली को हल करने में कितना टाइम लेता है। जोरो ने डिस्क अपने हाथ में ली और एक खास डिवाइस से उसे स्कैन किया। ये डिवाइस डिस्क की भाषा को एनालाइज करके उसके प्रोग्राम को मैंडानी कंप्यूटर की भाषा में बदल देता था। उस डिवाइस पर जलती लाल लाइट बताती थी कि उसका काम पूरा हो गया है। लाल लाइट जली और जोरो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारा ये प्रोग्राम हमारी भाषा में कन्वर्ट हो गया है। हमारे कंप्यूटर के लिए अब इसे सुलझाना मामूली सी बात है। इतना कहकर उसने एक बटन दबाकर कंप्यूटर को काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ शिवा ने राहत की सांस ली और आगे की घटनाओं का इंतजार करने लगा। जोरो ने प्रिंटर से निकले एक प्रिंट आउट को लहराते हुए गर्व भरे स्वर में कहा, ये लो, ये रहा तुम्हारा जवाब। एग्जीक्यूशन टाइम 2.5 माइक्रोसेकंड। तुम्हारे स्टैंडर्ड से, यानी तुम्हारे कंप्यूटर से 400 गुना ज्यादा तेज। शिवा ने हारे हुए स्वर में कहा, ठीक है सर, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो उत्तेजना से कांप रहा था। तो क्या अंत में उसकी जीत होने वाली थी? भाग 8। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। कुछ रहस्यमय कारणों से एलियन बेड़े के सारे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस एक एक करके धराशायी होने लगे। कुछ भी चीज ठीक से काम करती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था
कि सारी चीजों पर कंट्रोल रखने वाला कंप्यूटर पगला गया है। जब तक हो सका मेंडा ग्रह पर मैसेज भेजे गए, लेकिन उन संदेशों को वहां पहुंचने और वहां से किसी तरह की मदद आने में 12 साल लगने वाले थे। बेड़े के कमांडर ने तय किया कि अपने कंप्यूटर के बिगड़ जाने से अब उनका जिंदा बच पाना मुश्किल था। तेजी से खराब होते संदेश प्रसारण के बीच उसने धरती के बेड़े को SOS यानी सेव आवर सोल्स का संदेश भेजा। धरती के बेड़ों ने आनन फानन में कार्रवाई की और सारे मेंडावासियों को पकड़कर उनके सारे हथियारों को छीनकर उनको धरती पर ले आए। भाग 9। दोनों हॉस्टेजेस के साथ निजी बातचीत करते हुए अमरजीत सिंह ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया शिवा। आखिर ये विचार तुम्हें आया कैसे? शिवा ने एबी की तरफ देखते हुए कहा, ये विचार मेरा नहीं था सर, ये एबी के उपजाऊ दिमाग से निकला था। एबी ने मुस्कुराते हुए कहा, और सर मुझको ये तरकीब सूझी थी H.G. वेल्स की एक कहानी से, जिसमें मार्शियन लोग यानी मंगल ग्रह के निवासी धरती पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इस केस में थोड़ा अंतर था। मंगलवासी धरती के वायरसों का हमला नहीं झेल सके थे, लेकिन उसके विपरीत ये मेंडावासी इन वायरसों से बिल्कुल बेअसर थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि उनके कंप्यूटर को वायरसों को झेलने की आदत नहीं थी। अमरजीत सिंह ने हैरानी से पूछा, कंप्यूटर में वायरस? वो क्या होता है? शिवा जोर से हंसा और बोला, एक बहुत ही मामूली सी चीज है सर। 20वीं सदी के आखिरी सालों में ये वायरस अस्तित्व में आने लगे थे। असल में ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे जिनको चोरी छिपे कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल दिया जाता था और फिर वो कंप्यूटर के नॉर्मल कामकाज में बाधाएं पैदा कर देते थे। तो बस मैंने भी ऐसे ही एक छोटे से वायरस का इस्तेमाल किया और नतीजा क्या हुआ? उनका कंप्यूटर सौंपे गए एक भी काम को ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन हमें अपने सिस्टम्स में वायरसों की जरा सी भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास सिक्योरिटी के सारे उपाय हैं। मैंने ये खतरा पूरी तरह से सोच समझकर उठाया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है मेंडावासी इस संभावना से बेखबर हों और उन्होंने इस चीज से निपटने की तैयारी ना कर रखी हो। अमरजीत सिंह ने खुशी से गदगद होते हुए कहा, तो इस तरह मेंडावासियों को बायोलॉजिकल वायरसों से परेशान करने की बजाय तुमने एक मामूली से कंप्यूटर वायरस से उनके भारी भरकम सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तुमने वायरस को उनके सिस्टम में डाला कैसे? गला खंखारते हुए शिवा ने बताया, करीब 50 साल पहले मुझे एक बहुत ही घातक वायरस का पता चला था सर। अब ये पुराने प्रोग्रामों और वायरसों के म्यूजियम में रखा हुआ है। हालांकि ये काम गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपने मॉडर्न सिस्टम में अपना लिया और मैथ्स की एक प्रॉब्लम के साथ जोड़ दिया, इस तरीके से कि उसे आसानी से अलग ना किया जा सके। मेंडावासियों का कंप्यूटर इंचार्ज बहुत ही बड़बोला टाइप का था और उसे चकमा देना इसीलिए बहुत आसान हो गया। उसने जोश में आकर वो पहेली अपने सिस्टम में डाल दी और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है। एबी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, और उसके बाद सर, वायरस के हमले से घबराए हुए मेंडावासियों ने बिना ये जाने कि वो क्या चीज है, अपने ग्रह पर रखे मेन कंप्यूटर से भी संपर्क कर लिया। तो इस तरह से शिवा का ये वायरस अंतरिक्ष की अनंत दूरियों को नापते हुए 6 साल बाद मेंडा के मेन कंप्यूटर को भी बिगाड़ देगा। अमरजीत सिंह ने कृतज्ञ स्वर में कहा, तो आखिर तुम दोनों ने उस भारी खतरे को टाल ही दिया जो हमारे सिरों पर मंडरा रहा था। अब हम धरतीवासी चैन की नींद सो सकेंगे। साथ ही अमरजीत सिंह ने यह भी निश्चय किया कि इन दोनों बहादुर हीरोज को विशेष विश्व सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन वो दोनों हीरोज खुद पूरी तरह से बेफिक्र नहीं थे। ये सच था कि फिलहाल के लिए खतरा टल गया था और वो 6+25 यानी 31 साल के लिए सुरक्षित थे। लेकिन ये भी तय था कि आखिरकार मेंडावासी इस समस्या से उभर जाएंगे और उसके बाद दोबारा धरती पर हमला करेंगे, और तब उस हमले को टालने के लिए धरतीवासी क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।